हेलो ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रेवलर, जो कि एजी गार्डनर द्वारा लिखित लेसन है। आज हम सिर्फ इसकी हिंदी जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हिंदी सारांश। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 7 पैराग्राफ में इसकी हिंदी आपको बताऊंगा। पैराग्राफ का मतलब 7 पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका पहला जो पॉइंट है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में कहता है लेखक कि मुझे ज्ञात नहीं कि हम दोनों में से रेल के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा था। वास्तव में मुझे ज्ञात नहीं था कि कुछ समय पहले से ही वह इस गाड़ी में था। यह मध्यवर्ती क्षेत्र में एक कस्बे को जाने वाली, प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली, बड़ी फुर्सत से चलने वाली तथा अनंत का ज्ञान कराने वाली अंतिम गाड़ी थी। जब यह चली थी तो पर्याप्त रूप से काफ़ी भरी हुई थी, किंतु ज्यों ही बड़े कस्बे के बाहरी क्षेत्र के स्टेशनों पर रुकती थी, यात्री एक एक करके या दो दो करके उतरते जाते थे। और जब हमने लंदन नगर की बाहरी सीमा को छोड़ा, तब मैं अकेला, या मैंने समझा कि मैं अकेला था। तो लेखक कहते हैं इस पैराग्राफ में कि जब मैं ट्रेन में चल रहा था तो मैं नहीं जानता कि तुम पहले आए या मैं पहले आया, और कौन पहले यहाँ से उतरेगा कौन नहीं उतरेगा ये भी मैं बिल्कुल करके नहीं जानता। तो जब ट्रेन में लेखक बैठा था तो वो यही सोच रहा था कि मैं इस डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 में लेखक कहता है, रात में शोर मचाती हुई झटके देने वाली रेलगाड़ी में अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव है। यह सुखद रूप में असीमित स्वतंत्रता है। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हो। तुम अपने आप से जितनी जोर से बातें करना चाहते हो कर सकते हो, और तुम्हें कोई भी नहीं सुन सकेगा। तुम जॉन्स किसी भी व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हो, और शत्रु के विरोधी पर प्रहार के भय के बिना सरलतापूर्वक उसे धूल में लिटा सकते हो। तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, और कोई भी तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकेगा। तुम किसी वादा के बिना गा सकते हो, या 2 कदम नाच सकते हो, या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हो, या फर्श पर कंचे खेल सकते हो। किसी व्यक्ति को विरोध करने का अवसर दिए बिना तुम खिड़की खोल या बंद कर सकते हो। तुम दोनों खिड़कियों को खोल या बंद कर सकते हो। वास्तव में तुम उन खिड़कियों को खोलने या बंद करने का काम अपनी इच्छा अनुसार जारी रख सकते हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार डिब्बे के किसी कोने में बैठ सकते हो, और बारी बारी से सब में बैठने का प्रयास कर सकते हो। तुम गद्दों पर पैर फैलाकर लेट सकते हो, और DORA के नियमों तथा उनके हृदय को तोड़ने के आनंद को प्राप्त कर सकते हो। DORA यानी कि राज्य के सुरक्षा नियम, ठीक है, को पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। तुम DORA से भी बच गए हो। तो कहने का तात्पर्य है, पैराग्राफ नंबर 2 में लेखक कहते हैं कि तुम ट्रेन में बैठ के अकेले डिब्बे में कंपार्टमेंट में बैठ के कुछ भी कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। जो चाहो अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो, और बिल्कुल स्वतंत्र आप उस डिब्बे में अकेले होते हो, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 पर ले चलते हैं। इस रात को मैंने इन सब कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। ऐसी बातें मेरे दिमाग में भी नहीं आईं। मैंने जो कार्य किया वह बहुत साधारण था। जब मेरे साथी यात्री में से अंतिम यात्री रेलगाड़ी से चला गया
तो मैंने अपना समाचार पत्र नीचे रख दिया, अपनी भुजाएं और टांगें फैलाई। मैं खड़ा हो गया और मैंने खिड़की से बाहर गर्मियों के मौसम की शांत रात को देखा, जिसमें मैं रेल द्वारा सफ़र कर रहा था। मैंने दिन की धुंधली रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा, जिसकी निशानी उत्तरी आकाश में कुछ बची थी। डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर की ओर गया और दूसरी खिड़की को देखा। एक सिगरेट जलाई बैठ गया और पुनः समाचार पत्र पढ़ने लगा। यह वही समय था जब मुझे अपने सहयात्री का अभ्यास हुआ। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह उन पंख वाले तेज निर्भीक कीटों में से एक था जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। मैंने उसे अपनी नाक से दूर भगाया। उसने डिब्बे की तीनों विमाओं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण करते हुए डिब्बे का चक्कर लगाया। प्रत्येक खिड़की पर गया। डिब्बे में जलने वाले प्रकाश के चारों ओर अपने पंख फड़फड़ाए और यह निश्चय किया कि कोने में बैठे हुए बड़े जानवर अर्थात पाठ के लेखक से अधिक रोचक और कोई नहीं है। वह आया और उसने मेरी गर्दन पर अपनी दृष्टि डाली। तो इस तीसरे पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि रात में जब वह सफ़र कर रहा था तो उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन उसके डिब्बे में से सारे के सारे यात्री उतर गए, वो अकेला रह गया। उसके बाद में जैसे ही वो टांग फैलाकर अपना अखबार पढ़ने को बैठा, तैसे ही उसकी नाक पे आके एक चीज़ बैठी जिसका नाम था मच्छर। उसका यात्री, उसका दोस्त, और जैसे ही उसकी नाक पे बैठा तो उसने उसको भगा दिया और वो चारों ओर घूम के डिब्बे में। फिर मच्छर ने सोचा कि इससे बड़ा जानवर इस डिब्बे में और कोई नहीं है। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 में लेखक कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में लेखक क्या कहते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। मैंने उसे पुनः भगाया। वह उछल कर एक ओर हट गया, डिब्बे में एक छोटा सा चक्कर लगाया, वापस आ गया और ठीठता पूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। यह पर्याप्त है, मैंने कहा। उदारता की सीमा होती है। मुझे 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। तुझे 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता कि अपरिचित प्राणी गुदगुदाने की बदतमीजी करे। मैं काली टोपी ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं वकील हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु दंड प्रदान करता हूँ। न्याय की यह मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। तुम आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम टिकट के बिना यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास राशन का कूपन नहीं है। इन सबके लिए और अन्य दूसरे अवैधिक कार्यों यानी कि बुरे कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो। मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। उसने दृढ़तापूर्वक सुगमता से उस आक्रमण को इस प्रकार से चकमा दे दिया कि मैंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। मेरा निजी अभिमान भड़क उठा। मैंने चुपचाप अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर आक्रमण किया। मैं अपनी सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्ली की तरह चाल चली। उस समय तक उसकी प्रतीक्षा की जब तक वह ऊपर से उड़कर मेरे पास ना आ गया हो, और तब बहुत धीरे से उस पर एकदम भयंकर प्रहार किया। यानी कि पैराग्राफ नंबर 4 में लेखक कहना चाहते हैं कि वो मेरे पास दोबारा आके बैठ के मैंने उसको फिर से भगाया, फिर वह नहीं माना तो मैंने उसको दंडित किया। यानी कि मैं उस समय न्यायाधीश बन गया और मैंने उसको दंड दे दिया कई सारे इल्ज़ाम लगाकर।
टिकट वगैरह के या तुम पे ये नहीं है वो नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पे इल्ज़ाम लगाया मच्छर पे और मच्छर को मारने की कोशिश की, उस पर प्रहार किया, लेकिन वो चालाकी से बचकर भाग गया। और उसके बाद मैंने अपने आप को अपमानित समझा, यानी कि मुझे बुरा लगा कि वो बच कैसे गया। फिर उसके बाद उसने चारों ओर उसको पकड़ने की कोशिश की मच्छर को, लेखक ने, तो मच्छर भागता रहा लेकिन उनके अच्छे हत्थे नहीं आया, एजी गार्डिनर जी का हत्थे नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की। तो पैराग्राफ नंबर 5 में लेखक क्या कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। किंतु यह सब व्यर्थ था, वह मेरे साथ खुलकर और चतुराई के साथ इस प्रकार खेला जैसा कि सांड के साथ युद्ध करते समय सांड को मारने वाला कुशल व्यक्ति प्रदर्शन करता है। यह स्पष्ट था कि वह इस खेल में आनंद ले रहा था, इसी कारण उसने मेरे आराम में विघ्न डाला। वह कुछ समय के लिए खेल चाहता था, इससे अच्छा और क्या खेल हो सकता था कि एक विशाल पवन चक्की के समान व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाए जो अच्छा लगे, किंतु उसके सामने असह्य और निराश मूर्ख प्रतीत हो। मैंने उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना आरंभ किया। वह अब केवल एक कीड़ा ही नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला प्राणी था, एक बुद्धिमान जीव के रूप में विकसित हो रहा था, जो मेरे साथ समान आधार पर इस डिब्बे के अधिकार को चुनौती दे रहा था। मैंने अनुभव किया कि मेरे हृदय में उसके प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं और श्रेष्ठता का विचार कम हो रहा था। मैं अपने आप को उससे श्रेष्ठ किस प्रकार समझता, जो स्पष्ट रूप से उस डिब्बे में होने वाली प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। पुनः उदार क्यों ना हुआ जाए। उदारता और दया मनुष्य से सबसे अच्छे गुण हैं। इन उच्च गुणों के प्रदर्शन से मैं अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इस समय मैं हास्यप्रद आकृति हंसी का पात्र बन गया था। दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव की पुनः स्थापना कर सकता था तथा सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर वापसी जा सकता था। मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, मैं मौत की सज़ा को स्थगित करता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, किंतु तुम्हारी सज़ा को स्थगित करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ। तो यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 में लेखक का कहना है कि लेखक ने उससे व्यर्थ में लड़ाई करता रहा, लेकिन उसको लगा कि अब वो उस मच्छर लेखक को चुनौती दे रहा है कि मैं भी इस डिब्बे में एक सहयात्री हूँ, मैं भी इस डिब्बे में यात्रा कर सकता हूँ, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। ये मच्छर इस प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग एजी गार्डिनर जी को चुनौती देता गया, जिससे कि एजी गार्डिनर के मन में प्रेम भावना जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि हाँ, मच्छर भी एक जीव प्राणी है जो कि मुझे खुद सिखा रहा है, मुझे खुद इस बात को मजबूर कर रहा है कि उसका भी इसमें हिस्सा है और इस डिब्बे में वो बकायदा जा सकता है। तो इसलिए लेखक उसकी सज़ा को स्थगित कर देता है और उसको मारने का जो निश्चय होता है वो बंद कर देता है। ठीक है, मारने का निश्चय अपने दिमाग से निकाल देता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 6 में लेखक क्या कहता है, मैंने अपना समाचार पत्र लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। ठीक है, तो उन्होंने अपना समाचार पत्र लिया, तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा, मूर्ख साथी, तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो। मुझे केवल यह करना है कि इस पत्र के दोनों पृष्ठों पर जोर से एक प्रहार कर दूं, मैं तुम्हारा कचुम्बर यानी कि इसमें तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। तुम इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के 2 लेख पीसेस ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स के बीच में कुचल जाओगे। यानी कि ये 2 जो लेख हैं इधर उधर, इनके बीच में तुम कुचल जाओगे, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया है। मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि जब यह बड़ा प्राणी अर्थात मैं लेखक कोई बात कहता है तो उसका तात्पर्य उसी से है, अर्थात मैं अपने वचन का पक्का हूँ और अब तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके अतिरिक्त मैं अब तुम्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह जानकर क्या मैं कहूँ कि मेरे हृदय में
तुम्हारे लिए एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसीसी तुम्हें छोटा भाई कहता है। मैं ईसाइयों की उदारता तथा शिष्टता में इतनी अधिक दूर नहीं जा सकता, किंतु मैं एक अधिक दूरी का संबंध स्वीकार करता हूँ। भाग्य ने गर्मियों के मौसम की इस रात में हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। मैंने तुम में रुचि ली है और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। यह दायित्व पारस्परिक है और यह मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों साथ साथ रहने वाले नश्वर प्राणी हैं। हमारे जीवन का आश्चर्य और इसका रहस्य भी दोनों के लिए एक जैसा ही है। मेरा विचार है कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के विषय में अधिक जानता हूँ। जब तुम इस पर विचार करना आरंभ करोगे तो वास्तव में हम दोनों एक से प्रतीत होंगे। केवल प्रेत आत्माएं जो कभी हैं और कभी नहीं हैं, प्रकाशयुक्त डिब्बे में रात के समय लैंप के चारों ओर आकर पंख फड़फड़ाती हुई और रात में ही बाहर जाकर अदृश्य हो जाती हैं। शायद आप वही हो। तो लेखक इस छठे पैराग्राफ में कहता है कि जब मैंने तुम्हारी सज़ा स्थगित कर दी तो कोई बात नहीं, तुम इस पेपरों के बीच में आ गए हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये स्पष्ट कर दूंगा कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ता हूँ। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें भी ये अनुभव हो जाएगा, तुम अभी ये नहीं जानते हो कि तुम्हारी यात्रा क्या है, सोच नहीं सकते इसके मामले में, लेकिन मैं सोच सकता हूँ। और तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे कि एक जीवात्मा जो कि प्रकाश के चारों ओर घूम के और रात में ही गुम हो जाती है, चली जाती है। उसी तरीके से शायद तुम भी एक जीवात्मा हो जो आई है और चली जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं। और इसके अंतिम यानी कि 7वें पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, ये बात हमें समझना जरूरी है। देखिए लेखक कहता है, आज रात यात्रा कर रहे हैं श्रीमान। खिड़की पर एक आवाज़ आई। यह एक परिचित कुली का स्वर था जो मुझे संकेत दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन है। मैंने इसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं झपकी ले रहा था और तब मैं अपना टोप तथा छड़ी लेकर ग्रीष्मकाल की ठंडी रात में बाहर आ गया। ज्यों ही मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, मुझे अपना सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। अब लेखक टोटल कहना चाहते हैं कि जब वो अपने शहर पहुंच गए तो एक कुली ने उनको आवाज़ दी और उन्होंने अपनी टोप उठाई और साथ ही साथ अपनी छड़ी उठाई। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका जो सहयात्री मच्छर था वो एक लैंप के चारों ओर, जो वहाँ पे रोशनी थी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। तो अब देखिए दोस्तों, इस पूरे लेसन में लेखक क्या कहना चाहता है, हमें शिक्षा क्या देता है। तो लेखक कहता है कि हमें हर किसी के साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। जितना अधिकार हमारा जीने का है उतना ही अधिकार एक जानवर का, एक कीटाणु का, एक मतलब छोटे से छोटा जो भी क्रीचर है उसका भी जीने का अधिकार उतना ही है जितना कि हमारा है। तो हम खुद से भी प्यार करें, दूसरे जानवरों से भी साथ ही साथ प्यार करें। तो चलिए, अगर आपको पसंद आई उसकी हिंदी तो एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय बाय।